गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारों सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी क्या है। इंट्रोडक्शन में हम बायोलॉजी की डिफिनीशन करवा चुके हैं कि बायोलॉजी की डिफिनीशन क्या है और हमने समझा दैट व्हाट इज़ बायोलॉजी और बायोलॉजी की मॉडर्न कुछ डिफिनीशन हमने की है, वो भी आप लोग वॉच कर सो। आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में सेल थ्योरी। तो आइए देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में। जब भी हम बात करते हैं तो दो साइंटिस्ट के नाम ज़रूर ही आएंगे, लेकिन इसी का मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि टू जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने प्रेजेंट की सेल थ्योरी, हु प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी, द पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी. So we are going to discuss about the cell theory, mainly focus about the Matthias Schleiden, which was botanist, and Theodor Schwann, who was a zoologist. तो ये था क्या, ये botanist था और ये था zoologist. मीन कि he was an expert, ये एक एक्सपर्ट था। क्या था? एक्सपर्ट ऑफ प्लांट, एक्सपर्ट ऑफ प्लांट्स। वो प्लांट्स के बारे में उनकी जो फील्ड थी स्टडी की, तो वो प्लांट्स थी। मीन कि उसकी फील्ड क्या थी? बॉटनी थी, प्लांट्स थी। और इसी श्वान की जो फील्ड थी, एक्सपर्ट था, ये माहिर था ऑफ एनिमल्स। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में। तो इसकी मुताला थी। लेकिन इसी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सारे ये पॉइंट्स अभी जो हम पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी एक्सप्लेन करने जा रहे कि सब जो है मैथियास श्लेडेन और जो है श्वान ने पेश की है। इसी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है। उन्होंने जस्ट सेल थ्योरी के ये पॉइंट फार्मूलेट किए हैं। जब हम सेल थ्योरी की बैकग्राउंड पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आपको अंदाज़ा ही होगा कि असल में कौन सा पॉइंट किसने पेश की है। लेकिन आज जो है जिन्होंने, लेकिन क्रेडिट उन्होंने इस वजह से ली है कि जब वो पेश कर रहे थे तो वो उन्होंने मैथियास जो है श्वान जो है, तो उन्होंने 1838 में जो है ये बात की थी कि आल जो है प्लांट्स की जो बॉडी है, प्लांट्स की जो बॉडी है वो किस चीज़ से बनी है? स्मॉल यूनिट से बनी है। और इन स्मॉल यूनिट्स का नाम उन्होंने रखा कि सेल है। वन आफ्टर 1 ईयर इन 1839 दे आर कोवर्कर, श्लेडेन एंड श्वान दे वर कोवर्कर, वो एक साथ ही काम करे। तो श्लेडेन ने क्या कहा? श्लेडेन ने कहा कि प्लांट्स की जो बॉडी है स्मॉल यूनिट से बनी है, वो सेल से बनी। 1838 में, यहाँ पे पॉइंट हम मेंशन भी कर चुके, नीचे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एक्सपर्ट ऑफ एनिमल 1839 उन्होंने कहा कि एनिमल की बॉडी भी सिमिलरली किस चीज़ से बनी है? स्मॉल जो है चिम्बल लाइक स्ट्रक्चर और सेल से बनी है। तो पहले सेल थ्योरी के पॉइंट्स क्या है? पॉइंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसमें कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन ये हम हिस्ट्री में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट टॉपिक में। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट पॉइंट जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ 1 or more सेल। इसी का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी या तो एक सेल से बनी होगी या मिनी सेल से बनी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल सर, अगर ये इलाबोरेट कर ले ये पॉइंट, तो आप लोग ज़रा देख लें। इसी का मतलब ये हुआ, लेट फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम अमीबा की बात कर लें, किस चीज़ की? अमीबा। अमीबा जो है सिंपल प्रोटिस्ट है। सिंपल प्रोटिस्ट मीन कि यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है। क्या है? यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। तो ये है यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। यूनिसेलुलर, सेलुलर का मतलब ये हुआ कि ये एक ही सेल से बना है। अगर इसी तरह हम बात कर लें, ह्यूमन की बात कर ले, लेट फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात कर ले, तो ये तो इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर है। इनकी बॉडी क्या है? मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ज़्यादा ही सेलों से बनी है। इसी तरह अगर हम किसी और प्लांट्स की बात कर ले, मस्टर्ड की प्लांट कर ले, मलबेरी की बात कर ले, तो उनकी अगर आप लोग बॉडी देख लो तो बहुत सारे सेलों से बनी। इस तरह दूसरे एनिमल जो है उनकी बॉडी डिफरेंट सेलों से बनी। इसी तरह अगर आप लोग अमीबा की बात करते हो, बैक्टीरिया की बात करते हो, अमीबा तो यूकेरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, लेकिन एक सेल तो है ही।
तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इनकी बॉडी या तो एक सेल से बनी होगी या मोर सेल से बनी होगी। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल पेश की है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन आर मोर सेल, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है मेरे प्यारो? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक बुनियादी जो है स्ट्रक्चरल साख्त शक्ल की, एंड फंक्शनल और फेल काम की यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है ये क्या है? बेसिक बुनियादी जो है इकाई है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। किस चीज़ की इकाई है? इकाई है उनकी शेप की, स्ट्रक्चर की, उनकी फेल की, फंक्शन की। तो कहते हैं कि तमाम जो है एक्टिविटी सेल ही परफॉर्म कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सर कोई एग्जांपल ले ले, किस तरह स्ट्रक्चर, अगर हम एक सेल को ही यहाँ पे कंसिडर करें तो सेल में हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका न्यूक्लियस ही होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस एक टाइपिकल जो है एक सेल हम ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लो तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ही है। तो यहाँ पे ये सेल जो है ये तो सिंगल सेल हमने ड्रा की है, बहुत सारे सेल आपस में मिलके जो है एक पूरी ही क्या बना रही है, पूरी ऑर्गेनिज्म। लाइक ये सेल मेम्ब्रेन है, इसी सेल की क्या है? सेल मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री। वैसे अगर प्लांट्स की बात की जाए तो उसमें आउटर बाउंड्री कौन सी होगी? वो होगी क्या? सेल वॉल होगी। लेकिन एनिमल की केस में और कुछ और ऑर्गेनिज्म की केस में सेल वॉल नहीं है, तो वो सेल मेम्ब्रेन है। तो आउटर बाउंड्री की सेल मेम्ब्रेन है। फिर साइटोप्लाज्म है, क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्यारों की न्यूक्लियस है, क्या है? यहाँ पे इनकी न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस में डीएनए है, क्रोमेटिन मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसकी बात। लेकिन स्ट्रक्चर ये आप सेल आपस में मिलके क्या बना रही है बेटा? ये स्ट्रक्चर बना रही है, क्योंकि सेल आपस में मिलके बेटा ये टिश्यू बना रही है। क्या बना रही है? टिश्यू। सेल ग्रुप टुगेदर combined together which perform a common function, such a group of cell will be called tissue। तो मेरे प्यारो टिश्यू है, लाइक हमारी बॉडी में नर्व टिश्यू है, न्यूरॉन की टिश्यू। हमारी बॉडी में स्केलेटन देख ले, है ना? तो स्केलेटल टिश्यूज़ है, मस्कुलर टिश्यूज़ है, कार्डिक टिश्यू, दिल की, समझ में आ रही है? तो यही बात जो है टिश्यू जो है बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने पेश की। तो यहाँ पे टिश्यू कंबाइन हो कि क्या बना रही है? ऑर्गन बना रही है। ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रही है। क्या? ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके मेरे प्यारो ऑर्गेनिज्म बना रही है। और अगर हम ऑर्गेनिज्म की मिसाल ले ले, जिस तरह के ह्यूमन बॉडी में, ये सारे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। मेरी बॉडी में सेल है, डेफिनेटली मसल सेल, मैं मिसाल ले रहा हूँ। टिश्यू इनसे बननी है, मस्कुलर टिश्यू बनेगी। इसी तरह जो है कार्डिक, दिल की जो है न्यूरॉन की अगर सेल कंबाइन होके कॉमन फंक्शन मेमोराइजेशन, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग कर रही है, तो दैट विल बी कॉल्ड नर्वस टिश्यू। तो वो ऑर्गन बना रही है, पूरी एक ऑर्गन। फिर जो है ऑर्गन सिस्टम बन रही है बॉडी में। ऑर्गन सिस्टम लाइक आप कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ डिफरेंट जो है और भी जुड़े हुए। तो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पिंकरियास है, उनकी गॉलब्लैडर, तो लीवर है, तो डिफरेंट एसेसरी ग्लैंड भी है। तो ये आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गेनिज्म बना रही है। जिस तरह की ह्यूमन, इस तरह बहुत सी ऑर्गेनिज्म इस तरह की प्लांट की बॉडी में भी है। जितनी भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये पूरी मैकेनिज्म पाई जाती है। अब समझ में आ चुकी मेरे प्यारों? तो आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं न्यू सेल जो है रेज हो रही, बन रही है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद सेलों से, बाय व्हाट? सेल डिवीजन। हाँ एग्जैक्टली। किस तरह मेरे प्यारो? ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल्स। और यही सेल जिस तरह के पहले मैंने बात की कि यहाँ पे इसकी न्यूक्लियस पाई जाती है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है,
और इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर इन सेल की डिवीजन की जाए, इसको दो में बांटा जाए, इसमें इफ वी डिवाइड दिस सेल इनटू टू, सो दो डॉटर सेल्स बन चुकी है। तो दो डॉटर सेल जो है अब यहाँ पे बन चुकी है, इनकी न्यूक्लियस भी बन चुका है। तो ये सेल डिवीजन के ज़रिए से बन चुकी है। किसके ज़रिए से? सेल डिवीजन के ज़रिए से, सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन आर ऑफ टू टाइप्स, इट मे बी माइटोसिस, इट मे बी मियोसिस. If it occur, if the cell is divided in our body cell, that will be called mitotic, because mitotic cell division also called somatic cell division. While the meiosis, if the meiosis take place, the meiosis is such a cell division in which the germ cell divide meiotically. And what is a meiotic cell division? Meiotic cell division mean the cell divide, the parent cell divide in such a way, in such a fashion that the daughter cell receive half number of chromosome or half genetic material. So if the cell, this cell divide mitotically through mitosis, so if the human is this, if we consider this cell is a human cell, so the chromosome number will be here 46. So the daughter cell will also receive the 46 chromosome. If it is a germ cell and divide meiotically, meiosis के जरिए, so the cell will receive the half number 23 and 23, these daughter cells, these are what? Daughter cells. The daughter cell receive half number of chromosome. तो बात समझ में आ रही है? तो हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये पेरेंट सेल थी, पहले से मौजूद थी, तो न्यू सेल कहाँ से आए? इन्हीं सेलों से तो आ चुके हैं ना मेरे प्यार, समझ में आ रही है? हाँ। तो सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज़, व्हाट इट्स मीन? एक्टिविटीज, सरगर्मियाँ, सरगर्मियाँ हो, वी विल एक्सप्लेन सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़। तो आइए देखते हैं। तो एक्टिविटीज़ का मतलब ये है, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ आपको बेटा तो हम गलत नहीं होंगे। मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज ऑल processes which occur within a cell, सेल के अंदर तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही, that will be called metabolism. मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है। सर कोई मिसाल ले लें, सुन लें। लाइक हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी में बेटा क्या हो रहा है? रेस्पायरेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव रिड्यूस प्रोसेस हो रही, रिडॉक्स प्रोसेस। So catabolism, anabolism, we will explain. Let me tell you. Metabolism, what is a metabolism? Metabolism is all life activities, all activities of formation and breakdown भी हो रही है of molecules within a cell, intracellularly. Within cell mean intracellularly. Like if we talk about respiration, it is a catabolism, तो वो कैटाबॉलिज्म है। अगर हम सर कोई मिसाल दे दे एनाबॉलिज्म की, दूसरा एनाबॉलिज्म जिसमें स्टोर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम जस्ट पॉइंट को समझिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अभी टॉपिक नहीं है, काफ़ी डिटेल हो जाएगी अगर मेटाबॉलिज्म, लेकिन इतना ही सुन ले कि मेटाबॉलिज्म ऑल लाइफ जो है एक्टिविटीज़ हो रही है विद इन सेल के अंदर ही हो रही है, उसमें एनर्जी जनरेट हो रही, रिस्पायरेशन हो रही, कैटाबॉलिज्म हो रही, मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रही, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही, एटीपी रिलीज हो रही, एनर्जी प्रोड्यूस। अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो सेल देख लें, अगर ये सेल रिस्पायरेशन कर रहा है, क्या कर रहा है?
तो रिस्पायरेशन के नतीजे में मेरे प्यारों क्या प्रोड्यूस होगी, ATP प्रोड्यूस होगी. सो द सेल विल रिसीव एनर्जी एंड सेल विल सर्वाइव. इफ देयर इज नो रिस्पायरेशन देयर विल बी नो ATP एंड देयर विल बी नो सर्वाइवल for the fittest. There will be no survival for that particular cell and the cell will ultimately die. तो मेरे प्यारों, अगर एनर्जी प्रोड्यूस मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो सेल में डिवीजन भी पॉसिबल होगा, ग्रोथ भी पॉसिबल होगी, रिप्रोडक्शन भी इसकी पॉसिबल होगी. समझ में आ रही है? अगर ये नहीं होगी तो डेफिनेटली सेल विल डाई एंड देयर विल बी नो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन ऑल लाइफ एक्टिविटी ऑफ अ सेल. आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे दे आ जाए सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल DNA एंड RNA. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. DNA एंड RNA ये क्या है समझिए. genetic material, heredity material which transfer character from parents to their offspring, from parents to their offspring. heredity क्या है बेटा? heredity transfer of character है, transfer of character. किस तरह? फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स वालिदैन से टू देयर ऑफस्प्रिंग, टू देयर ऑफस्प्रिंग. सर हमें समझ में नहीं आ रही किस तरह ट्रांसफ़र हो रही, ज़रा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए. ऑफस्प्रिंग तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर. लाइक में मिसाल हमारी आइज़ की, आपकी हेयर जो है स्ट्रेट है, आपकी कर्ली है, तो आपकी पेरेंट्स से एक करेक्टर आती है आप में. आप देखते हो की आइज़ जो है ब्लैक है, तो आप देखते हो कि पेरेंट्स की आइज़ भी आपकी ब्लू है. बहुत सी ऐसी करेक्टर है क्योंकि आप जो है एक हाइब्रिड हो, अपनी माँ बाप का 50-50 हो. समझ में आ रही है? तो क्या है कि कुछ करेक्टर आप में आ चुके हैं पेरेंट्स, आप में इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है, आप में जो है एक यूनिकनेस है दूसरों से. तो वजह यह है कि आप में पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर आ चुके. तो यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्यारों की ये DNA क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. वी विल स्टडी इन डिटेल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन मॉलिक्यूलर chapter we will study in detail that what is the DNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. We will study the structure and the basic feature of DNA and RNA. Then you will understand that how it acts as a hereditary material. तो let's इतना ही समझिए कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर ये है कि पेरेंट्स से हमारी जो कद है, हमारी जो स्किन कलर है, ये हमारी पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर आ चुके हैं उसमें. तो हम कहते हैं कि नस्लों में जो है वालिदैन से या इंसेस्ट्री में जो है क्या है, आपको कुछ कैरेक्टर आ जाते हैं आपकी बॉडी में, आपकी पेरेंट्स से आज आपकी दादा परदादा से जो है कुछ कैरेक्टर ये आते हैं. तो ये हेरिडिटी असल में क्या है कि DNA है, DNA पे क्या है, जीन्स है, और ये जीन जो है जनरेशन टू जनरेशन फ्लो कर रही है मेरे प्यार. तो ये सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल DNA एंड RNA. तो इसी का आप लोग टेंशन बिल्कुल ना ले. DNA RNA we will tell you, I will tell you in a back detail. So इसका टेंशन बिल्कुल ना ले. तो इसी को हम एक्सप्लेन कर लेंगे इंशाल्लाह. तो ये थी आज की सेल थ्योरी के बारे में. और सेल थ्योरी के बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आप समझ में कोई पॉइंट नहीं आ चुकी तो आप कमेंट्स कर सकते हो वीडियो में, इनमें कमेंट सेक्शन में. तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर दूंगा बेटा. और दुआओं मेरा याद रखिए और वीडियो को जो है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो. और थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़. Fox ka da China veće te kigina tak da metala ko pedal je Fox course que no da fácil y nada. Ce Fox ne ki da fácil y nada. मैं ड्राउन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. तो आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारों सेल थ्योरी के बारे में कि सेल थ्योरी क्या है. इंट्रोडक्शन में हम बायोलॉजी की डेफिनेशन करवा चुके हैं कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है और हमने समझा
दैट व्हाट इज़ बायोलॉजी, और बायोलॉजी की मॉडर्न कुछ डिफिनीशन हमने की है, वो भी आप लोग वॉच कर सो। आज हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में सेल थ्योरी। तो आइए देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में। जब भी हम बात करते हैं तो दो साइंटिस्ट के नाम ज़रूर ही आएंगे, लेकिन इसी का मतलब हरगिज़ नहीं होगा कि 2 जर्मन साइंटिस्ट जिन्होंने प्रेजेंट की सेल थ्योरी, हु प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी, द पॉइंट्स ऑफ द सेल थ्योरी। वी विल एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी. So we are going to discuss about the cell theory, mainly focus about the Matthias Schleiden, which was botanist, and Theodor Schwann, who was a zoologist. तो ये था क्या, ये botanist था और ये था zoologist. मीन कि he was an expert, ये एक एक्सपर्ट था। क्या था? एक्सपर्ट ऑफ प्लांट, एक्सपर्ट ऑफ प्लांट्स। वो प्लांट्स के बारे में उनकी जो फील्ड थी स्टडी की, तो वो प्लांट्स थी, मीन कि उसकी फील्ड क्या थी, बॉटनी थी, प्लांट्स थी। और इसी श्वान की जो फील्ड थी, एक्सपर्ट था, ये माहिर था ऑफ एनिमल्स। किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में, जानवरों के बारे में। तो इसकी मुताला थी। लेकिन इसी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सारे ये पॉइंट्स अभी जो हम पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी एक्सप्लेन करने जा रहे कि सब जो है मैथियस श्लेडेन और जो है श्वान ने पेश की है। इसी का मतलब हरगिज़ ये नहीं है। उन्होंने जस्ट सेल थ्योरी के ये पॉइंट फार्मूलेट किए हैं। जब हम सेल थ्योरी की बैकग्राउंड पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तब आपको अंदाज़ा ही होगा कि असल में कौन सा पॉइंट किसने पेश की है। लेकिन आज जो है जिन्होंने, लेकिन क्रेडिट उन्होंने इस वजह से ली है कि जब वो पेश कर रहे थे तो वो उन्होंने मैथियस जो है श्वान जो है, तो उन्होंने 1838 में जो है ये बात की थी कि आल जो है प्लांट्स की जो बॉडी है, प्लांट्स की जो बॉडी है वो किस चीज़ से बनी है? स्मॉल यूनिट से बनी है। और इन स्मॉल यूनिट्स का नाम उन्होंने रखा कि सेल है। आफ्टर 1 ईयर इन 1839 दे आर कोवर्कर, श्लेडेन एंड श्वान दे वर कोवर्कर, वो एक साथ ही काम कर रहे। तो श्लेडेन ने क्या कहा? श्लेडेन ने कहा कि प्लांट्स की जो बॉडी है स्मॉल यूनिट से बनी है, वो सेल से बनी। 1838 में, यहाँ पे पॉइंट हम मेंशन भी कर चुके, नीचे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो एक्सपर्ट ऑफ एनिमल 1839 उन्होंने कहा कि एनिमल की बॉडी भी सिमिलरली किस चीज़ से बनी है? स्मॉल जो है चिम्बल लाइक स्ट्रक्चर और सेल से बनी है। तो पहले सेल थ्योरी के पॉइंट्स क्या है? पॉइंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसमें कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन ये हम हिस्ट्री में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट टॉपिक में। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट पॉइंट जो है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ 1 or more सेल। इसी का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी या तो एक सेल से बनी होगी या मिनी सेल से बनी होगी। लाइक फॉर एग्जांपल सर, अगर ये इलाबोरेट कर ले ये पॉइंट, तो आप लोग ज़रा देख लें। इसी का मतलब ये हुआ, लेट फॉर एग्जांपल लाइक अगर हम अमीबा की बात कर लें, किस चीज़ की? अमीबा। अमीबा जो है सिंपल प्रोटिस्ट है। सिंपल प्रोटिस्ट मीन कि यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है। क्या है? यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। तो ये है यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट। यूनिसेलुलर, सेलुलर का मतलब ये हुआ कि ये एक ही सेल से बना है। अगर इसी तरह हम बात कर लें, ह्यूमन की बात कर ले, लेट फॉर एग्जांपल ह्यूमन की बात कर ले, तो ये तो इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर है। इनकी बॉडी क्या है? मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारी बॉडी जो है ज़्यादा ही सेलों से बनी है। इसी तरह अगर हम किसी और प्लांट्स की बात कर ले, मस्टर्ड की प्लांट कर ले, मलबेरी की बात कर ले, तो उनकी अगर आप लोग बॉडी देख लो तो बहुत सारे सेलों से बनी। इस तरह दूसरे एनिमल जो है उनकी बॉडी डिफरेंट सेलों से बनी। इसी तरह अगर आप लोग अमीबा की बात करते हो, बैक्टीरिया की बात करते हो, अमीबा तो यूकेरियोटिक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, लेकिन एक सेल तो है ही। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इनकी बॉडी या तो एक सेल से बनी होगी या मोर सेल से बनी होगी। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पेश की है।
तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है मेरे प्यारो? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक बुनियादी जो है स्ट्रक्चरल साख्त शक्ल की एंड फंक्शनल और फेल काम की यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल जो है ये क्या है? बेसिक बुनियादी जो है इकाई है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की। किस चीज़ की इकाई है? इकाई है उनकी शेप की, स्ट्रक्चर की, उनकी फेल की, फंक्शन की। तो कहते हैं कि तमाम जो है एक्टिविटी सेल ही परफॉर्म कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर सर कोई एग्जांपल ले ले, किस तरह स्ट्रक्चर, अगर हम एक सेल को ही यहाँ पे कंसिडर कर लें तो सेल में हम देखते हैं कि यहाँ पे इसका न्यूक्लियस ही होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस एक टाइपिकल जो है एक सेल हम ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लो तो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ही है। तो यहाँ पे ये सेल जो है ये तो सिंगल सेल हमने ड्रा की है, बहुत सारे सेल आपस में मिलके जो है एक पूरी ही क्या बना रही है, पूरी ऑर्गेनिज्म। लाइक ये सेल मेम्ब्रेन है, इसी सेल की क्या है? सेल मेम्ब्रेन, आउटर बाउंड्री। वैसे अगर प्लांट्स की बात की जाए तो उसमें आउटर बाउंड्री कौन सी होगी? वो होगी क्या? सेल वॉल होगी। लेकिन एनिमल के केस में और कुछ और ऑर्गेनिज्म के केस में सेल वॉल नहीं है, तो वो सेल मेम्ब्रेन है। तो आउटर बाउंड्री की सेल मेम्ब्रेन है। फिर साइटोप्लाज्म है, क्या है? साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्यारों की न्यूक्लियस है, क्या है? यहाँ पे इनकी न्यूक्लियस भी है। न्यूक्लियस में डीएनए है, क्रोमेटिन मटेरियल है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसकी बात। लेकिन स्ट्रक्चर ये आप सेल आपस में मिलके क्या बना रही है बेटा? ये स्ट्रक्चर बना रही है, क्योंकि सेल आपस में मिलके बेटा ये टिश्यू बना रही है। क्या बना रही है? टिश्यू। सेल ग्रुप टुगेदर combine together which perform a common function. Such a group of cell will be called tissue. तो मेरे प्यारो टिश्यू है, लाइक हमारी बॉडी में नर्व टिश्यू है, न्यूरॉन की टिश्यू। हमारी बॉडी में स्केलेटन देख ले, है ना? तो स्केलेटल टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज है, कार्डिक टिश्यू, दिल की, समझ में आ रही है? तो यही बात जो है टिश्यू जो है, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने पेश की। तो यहाँ पे टिश्यू कंबाइन हो के क्या बना रही है? ऑर्गन बना रही है। ऑर्गन आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रही है। क्या? ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके मेरे प्यारो ऑर्गेनिज्म बना रही है। और अगर हम ऑर्गेनिज्म की मिसाल ले ले, जिस तरह के ह्यूमन बॉडी में, ये सारे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। मेरी बॉडी में सेल है, डेफिनेटली मसल सेल, मैं मिसाल ले रहा हूँ। टिश्यू इनसे बन नहीं है, मस्कुलर टिश्यू बनेगी। इसी तरह जो है कार्डिक, दिल की जो है न्यूरॉन की अगर सेल कंबाइन होके कॉमन फंक्शन, मेमोराइजेशन, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग कर रही है, तो दैट विल बी कॉल्ड नर्वस टिश्यू। तो वो ऑर्गन बना रही है, पूरी एक ऑर्गन। फिर जो है ऑर्गन सिस्टम बन रही है बॉडी में। ऑर्गन सिस्टम लाइक आप कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ डिफरेंट जो है और भी जुड़े हुए। तो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पेंक्रियास है, उनकी गॉलब्लैडर, तो लीवर है, तो डिफरेंट एसेसरी ग्लैंड भी है। तो ये आपस में मिलके ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गेनिज्म बना रही है। जिस तरह की ह्यूमन, इस तरह बहुत सी ऑर्गेनिज्म, इस तरह की प्लांट की बॉडी में भी है। जितनी भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये पूरी मैकेनिज्म पाई जाती है। अब समझ में आ चुकी है मेरे प्यारों? तो आ जाए नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं न्यू सेल जो है रेज हो रही, बन रही है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, पहले से मौजूद सेलों से, बाय व्हाट? सेल डिवीजन। हाँ एग्जैक्टली। किस तरह मेरे प्यारो? ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल्स। और यही सेल जिस तरह के पहले मैंने बात की कि यहाँ पे इसकी न्यूक्लियस पाई जाती है, डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर इन सेल की डिवीजन की जाए, इसको दो में बांटा जाए, इसमें इफ वी डिवाइड द सेल इनटू टू,
सो 2 डॉटर सेल्स बन चुकी है। तो 2 डॉटर सेल जो है अब यहाँ पे बन चुकी है, इनकी न्यूक्लियस भी बन चुका है। तो ये सेल डिवीज़न के ज़रिए से बन चुकी है। किसके ज़रिए से? सेल डिवीज़न के ज़रिए से, सेल डिवीज़न। तो ये सेल डिवीज़न आर ऑफ 2 टाइप्स, इट मे बी माइटोसिस, इट मे बी मियोसिस। If it occur, if the cell is divided in our body cell, that will be called mitotic, because mitotic cell division also called somatic cell division. While the meiosis, if the meiosis take place, the meiosis is such a cell division in which the germ cell divide meiotically. And what is a meiotic cell division? Meiotic cell division mean the cell divide, the parent cell divide in such a way, in such a fashion that the daughter cell receive half number of chromosome or half genetic material. So if this cell divide mitotically through mitosis, so if the human is this, if we consider this cell is a human cell, so the chromosome number will be here 46. So the daughter cell will also receive the 46 chromosome. If it is a germ cell and divide meiotically meiosis के जरिए, so the cell will receive the half number 23 and 23, these daughter cells, these are what? Daughter cells. The daughter cell receive half number of क्रोमोसोम। तो बात समझ में आ रही है। तो हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये पेरेंट सेल थी, पहले से मौजूद थी, तो न्यू सेल कहाँ से आए? इन्हीं सेलों से तो आ चुके हैं ना मेरे प्यार, समझ में आ रही है? हाँ। तो सेल परफॉर्म ऑल लाइफ एक्टिविटीज़, व्हाट इट्स मीन? एक्टिविटीज, सरगर्मियाँ, सरगर्मियाँ हो, वी विल एक्सप्लेन सरगर्मियाँ, एक्टिविटीज़। तो आइए देखते हैं। तो एक्टिविटीज़ का मतलब ये है, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ आपको बेटा तो हम गलत नहीं होंगे। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज ऑल प्रोसेसेस व्हिच अकर विद इन अ सेल, सेल के अंदर तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही, दैट विल बी कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है। सर कोई मिसाल ले लें, सुन लें। लाइक हम सांस लेते हैं, हमारी बॉडी में बेटा क्या हो रहा है? रेस्पायरेशन हो रहा है, ऑक्सीडेटिव रिड्यूस प्रोसेस हो रही, रिडॉक्स प्रोसेस। सो कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म वी विल एक्सप्लेन। लेट मी टेल यू मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म? Metabolism is all life activities, all activities of formation and breakdown भी हो रही है of molecules within a cell, intracellularly, within cell mean intracellularly. Like if we talk about respiration, it is a catabolism, तो वो कैटाबॉलिज्म है। अगर हम सर कोई मिसाल दे दे एनाबॉलिज्म की, दूसरा एनाबॉलिज्म जिसमें स्टोर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हम जस्ट पॉइंट को समझिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अभी टॉपिक नहीं है, काफ़ी डिटेल हो जाएगी अगर मेटाबॉलिज्म, लेकिन इतना ही सुन ले कि मेटाबॉलिज्म ऑल लाइफ जो है एक्टिविटीज़ हो रही है विद इन अ सेल, सेल के अंदर ही हो रही है, उसमें एनर्जी जनरेट हो रही, रिस्पायरेशन हो रही, कैटाबॉलिज्म हो रही, मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो रही, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही, एटीपी रिलीज हो रही, एनर्जी प्रोड्यूस। अगर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो सेल देख लें, अगर ये सेल रिस्पायरेशन कर रहा है, क्या कर रहा है? रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन के नतीजे में मेरे प्यारों क्या प्रोड्यूस होगी? एटीपी प्रोड्यूस होगी। सो द सेल विल रिसीव एनर्जी एंड सेल विल सर्वाइव। इफ देयर इज नो रिस्पायरेशन देयर विल बी नो एटीपी एंड देयर विल बी नो सर्वाइवल for the fittest. There will be no survival for that particular cell and the cell will ultimately die.
तो मेरे प्यारों, अगर एनर्जी प्रोड्यूस मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो सेल में डिवीजन भी पॉसिबल होगा, ग्रोथ भी पॉसिबल होगी, रिप्रोडक्शन भी इसकी पॉसिबल होगी। समझ में आ रही है? अगर ये नहीं होगी तो डेफिनेटली सेल विल डाई एंड देयर विल बी नो प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन ऑल लाइफ एक्टिविटी ऑफ अ सेल। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे दे आ जाए, सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डीएनए एंड आरएनए ये क्या है समझिए। genetic material, heredity material which transfer character from parents to their offspring, from parents to their offspring। heredity क्या है बेटा? heredity transfer of character है, transfer of character किस तरह? from parents to their offspring, from parents वालिदैन से to their offspring, टू दियर ऑफस्प्रिंग। सर हमें समझ में नहीं आ रही किस तरह ट्रांसफ़र हो रही, ज़रा हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। ऑफस्प्रिंग तो ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर, लाइक में मिसाल हमारी आइज़ की, आपकी हेयर जो है स्ट्रेट है, आपकी कर्ली है, तो आपकी पेरेंट्स से एक कैरेक्टर आती है आप में। आप देखते हो की आइज़ जो है ब्लैक है, तो आप देखते हो कि पेरेंट्स की आइज़ भी आपकी ब्लू है। बहुत सी ऐसी कैरेक्टर है क्योंकि आप जो है एक हाइब्रिड हो, अपनी माँ बाप का 50-50 हो। समझ में आ रही है? तो क्या है कि कुछ कैरेक्टर आप में आ चुके हैं पेरेंट्स, आप में इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ है, आप में जो है एक यूनिकनेस है दूसरों से। तो वजह यह है कि आप में पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर आ चुके। तो यहाँ पे हम देखते हैं मेरे प्यारों कि ये डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वी विल स्टडी इन डिटेल इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन मॉलिक्यूलर chapter we will study in detail what is a DNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. We will study the structure and the basic feature of DNA and RNA. Then you will understand that how it acts as a hereditary material. तो let's इतना ही समझिए कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर ये है कि पेरेंट्स से हमारी जो कद है, हमारी जो स्किन कलर है, ये हमारी पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर आ चुके हैं उसमें। तो हम कहते हैं कि नस्लों में जो है वालिदैन से या इंसेस्ट्री में जो है क्या है, आपको कुछ कैरेक्टर आ जाते हैं आपकी बॉडी में, आपकी पेरेंट्स से आते, आपकी दादा परदादा से जो है कुछ कैरेक्टर ये आते हैं। तो ये हेरिडिटी असल में क्या है कि डीएनए है, डीएनए पे क्या है, जीन्स है, और ये जीन जो है जनरेशन टू जनरेशन फ्लो कर रही है मेरे प्यार। तो ये सेल कंटेन हेरिडिटी मटेरियल डीएनए एंड आरएनए। तो इसी का आप लोग टेंशन बिल्कुल ना ले। डीएनए आरएनए वी विल टेल यू, आई विल टेल यू इन अ बैक डिटेल। सो इसका टेंशन बिल्कुल ना ले, तो इसी को हम एक्सप्लेन कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी आज की सेल थ्योरी के बारे में। और सेल थ्योरी के बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आप समझ में कोई पॉइंट नहीं आ चुकी, तो आप कमेंट्स कर सकते हो वीडियो में, इनमें कमेंट सेक्शन में। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर दूंगा बेटा। और दुआओं में याद रखिए, और वीडियो को जो है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।